गुड आफ्टरनून बच्चों। और बच्चों, टेस्ट कैसा हुआ? ज्यादा बड़ा सरप्राइज था इस बार। यार ऑनेस्टली मतलब मेरे माइंड से बिल्कुल ही निकल गया टेस्ट बनाते हुए कि ये पोर्शन कट गया है। वो तो जब आप में से कल कुछ एक दो लोगों का मैसेज आया फिर मुझे याद आया कि अच्छा वो तो है ही नहीं। तो मुझे वो कोई क्वेश्चंस मैसेज करना, ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग मतलब रिफ्लेक्शन वाले थे। मैं फिर वो देख के बोनस करवा दूंगा, जिनके अंदर भी रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व हो रही थी। मतलब कोई 2-3 कह रहा है, कोई 7-8 कह रहा है, किसी ने मुझे 12 भी कहा था। अगर मिरर के जनरल केसेस ले लो तो भी मतलब फिर टोटल बन जाते हैं 12, लेकिन अगर उनको एक्सक्लूड कर दो फिर कम ही है। चलो आपको मतलब जो भी लगे आप भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। जी, ओके। तो कहाँ पे थे हम बच्चों? होमवर्क किया है या कोई फायदा नहीं डिस्कशन का अभी? हाँ बच्चों, बताओ फटाफट। वैसे तो इस बार यू हैड सफिशिएंट डेज। चलो मैं कल करता हूँ, ठीक है? कल तक कर लेना पक्का, मतलब जो पहले वाला था और जो आज मिलेगा। यहाँ तक किया था बच्चों हमने। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट बच्चों मेजर टेस्ट होगा। बट एक मिनट, ये आपका नेक्स्ट टेस्ट दिवाली हॉलीडेज के बीच में पड़ेगा क्या? पंद्रह। दिवाली कब है? 14। चल टेस्ट तो दे ही दोगे है ना, उसमें क्या है।
अरे दिवाली तो 14th की है, तो 14th को दिवाली मना लेना। और वैसे भी कितना की है अब तो दिवाली मनाने वाला काम। टेस्ट में पटाखे चलाओगे? अरे सबने रिवोल्ट कर दिया है। तो फिर चलो 15 को नहीं रखते, कुछ वीकडे में रख लेते हैं। कोई 18 19 को रख दें। चलो मैं सिलेबस मैं करता हूँ कंफर्म, उतना ज्यादा नहीं रखेंगे। नहीं नहीं, सिलेबस कम रखेंगे, ये पक्का है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ बाकी टीचर से ना, फिर बताता हूँ आपको आज ही आपको मैसेज करूंगा मैं। हाँ, तो इसीलिए सबसे बात करके दूंगा, और कि मैं अकेला ही कह दूं। एक एक्सरसाइज 2 अपनी पेंडिंग है ना, वो कल ही रख लो, बस कल ना 4:30 बजे क्लास के बाद करेंगे डिस्कस। चलो अ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इफ यू रिमेम्बर, हम बात कर रहे थे कि हम YDSE में किस तरीके से वेरिएशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला केस तो किया जब हमने पूरे का पूरा मीडियम ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्दर कि अगर हम पार्शियल मीडियम चेंज कर दें, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है। तो पाथ लेंथ क्या होती थी? सिंपल, जितना वेव ने ट्रैवल किया, राइट। ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है बच्चों कि वेव ने जितना भी ट्रैवल किया, उसको हम अगर n से मल्टीप्लाई कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन, जो भी वेव ने पाथ ट्रैवल किया, मतलब जो हम पहले x1 x2 लिख रहे थे वही चीज है, बस हमने उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर कोई वेव मल्टीपल मीडियम्स के थ्रू ट्रैवल कर रही है, तो हम हर मीडियम की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं बच्चों, नॉर्मल लेंथ को हम x से करते हैं, और इसका मतलब क्या है? फिर से बस जो भी लेंथ है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हम ये देखें कि ये आया क्यों है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड पे देखो, नॉर्मली सी हमारा काम तो फेज डिफरेंस से है। नॉर्मली हम फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? k डेल्टा x से, ठीक है। तो अब k डेल्टा x जब हम करते हैं, वो है क्या? kx2 माइनस kx1। अब k क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा, राइट। अगर मीडियम चेंज होगा तो हमें पता है कि उस कारण से लैम्डा में चेंज आएगा, है ना।
तो लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय n आ जाएगा। तो हमने कहा कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग k, हम इस फैक्टर को जो n का फैक्टर आ गया उसको ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, कि उसको मल्टीप्लाई तो k से ही करेंगे, बट अब लेंथ की जगह ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोल देंगे। एंड हर जगह पे जहां पे हम डेल्टा x लेते थे वहां पे हम डेल्टा x की जगह डेल्टा l लेंगे। ठीक है, अभी तक फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि हम हर जगह वैक्यूम ही मान रहे थे, तो प्रैक्टिकली वो n1 नहीं था। अदरवाइज हमें आइडियली हर जगह पे लेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर बस उससे बिल्कुल वैसे ही फेज डिफरेंस एंड एवरीथिंग हम कर लेंगे। ठीक है, मतलब वही डेल्टा फाई जो है, अब जो जिसको हम पहले k डेल्टा x लिखते थे, अब हम उसको k डेल्टा l लिख देंगे। राइट बच्चों, क्या समझ आया? सब कुछ पहले की तरह करना है, बस अब पहले हम सिंपली x1 x2 निकालते थे कि वेव्स ने कितना पाथ ट्रैवल किया। अब हम पाथ की जगह ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे। ऑप्टिकल पाथ में क्या करना है, बस वेव को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, मतलब जो भी पाथ ट्रैवल किया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों ये बात समझ आती है? नहीं, इट इज नॉट कि वो ज्यादा पाथ ट्रैवल करेगी, इट इज जस्ट कि मतलब ये तो बस हमने एक तरीका बनाया है फेज लिखने का। ये पाथ नहीं है, ये तो हमने एक टर्म बनाई है ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ध्यान रखना है, सिर्फ पाथ होगा तो वो x1 x2 है, वो तो सिंपली जो लेंथ ट्रैवल हुई है वो है। असली में ऑप्टिकल पाथ जैसा कुछ नहीं होता, ये तो हमने एक इमेजिनरी टर्म बनाई है जिससे हमें बेसिकली बच्चों ये राइट हैंड साइड से समझो कि हमने क्यों बनाई है टर्म, ताकि हमें लैम्डा को ना चेंज करना पड़े। हमारे पास दो ऑप्शंस थी, या तो हम लैम्डा को चेंज कर दें या हम x को n से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने x को n से मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना दी जिसको ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोल दिया। ये समझ आ रहा है बच्चों? बोलो भाई, कुछ yes तो? नहीं, वो मतलब दूसरी टर्म में भी होगा तो वहां भी होगा, वो तो मैंने एक वैसी एक लिख के दिखा दी। अगर x1 जहां पे है वहां पे कुछ चेंज हो रहा होगा तो वहां पे भी ऑब्वियसली वो उस वाले n से मल्टीप्लाई होगा। लैम्डा तो वेवलेंथ है, x इज कि उसने कितना पाथ ट्रैवल किया। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ एक, ठीक है, उससे क्लियर होगा।
ये ट्राई करो। S1 S2 पॉइंट सोर्सेज हैं हैविंग इंटेंसिटी I ईच। ठीक है, डिस्टेंसेस आपको शो किए हुए हैं। और ऊपर मीडियम जो है वो 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे जो है वो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको O पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है बच्चों, माइंड में रखो करना क्या है जो मैंने समझाया। आपने बस जो प्रोसेस पहले डेल्टा एक्स के लिए करते थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस अब डेल्टा एल के लिए करना है, और कोई चेंज नहीं है। आंसर बच्चों थोड़ा सा लंबा सा आएगा, है ना, लीव इट इन जनरल टर्म्स। तो बच्चों क्या करना है ना, पहले आप हाँ बच्चों ठीक है, आदित्य करमन। तो क्या करोगे आप, पहले आप S1 से O तक ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिख दोगे, है ना। तो वो क्या हो गई, बस 4/3 इंटू रूट ऑफ D² + D² / 4, है ना।
सिमिलरली S2 से O तक ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या हो गई? 2 into root of d square plus d square by 4, राइट? तो बस डेल्टा L कर दो यहां से, तो वो ये आ गया, राइट? बच्चों आप लोग फिर आए थे ऑफलाइन टेस्ट देने? कुछ लोगों ने भरा तो था गूगल फॉर्म, मैंने देखा था। अच्छा, अच्छा बच्चों वैसे ना मैं अब से मतलब हो सकता है रोज ही नहीं तो ऑल्टरनेट तो पक्का ही आई विल बी मतलब गोइंग टू आई क्वेस्ट। तो जैसे अगर कोई मान लो डाउट्स वगैरह के लिए आना चाहे, मुझे एक बार मैसेज कर लेना, हम टाइम फिक्स कर लेंगे, ठीक है? एनीथिंग, कोई पुराना क्लियर करना हो या कुछ भी। हाँ ऑफिशियली रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, शेड्यूल में डाल देंगे। हाँ और टीचर्स का भी शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा वो भी। ठीक है, तो डेल्टा एल आ गया, बस अब डेल्टा फाई हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एल, और इससे इंटेंसिटी आ जाएगी। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया क्या करना है, राइट? बस क्या चेंज किया है हमने, x1 x2 जैसे पहले निकालते थे, मतलब बेसिकली हमें पहले डेल्टा x चाहिए होता था, है ना, फेज डिफरेंस निकालने के लिए। अब हम कह रहे हैं डेल्टा x की जगह डेल्टा l चाहिए हमें। राइट, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको हम यूज करते हैं एक सिचुएशन में, इसको हम कहते हैं YDSC विद ग्लास और प्लास्टिक फिल्म। तो व्हाट वी डू इज कि जो हमारा स्टैंडर्ड YDSC अपरेटस है बच्चों, उसमें हमने क्या किया कि किसी एक स्लिट के आगे बच्चों एक पतली सी स्लैब कह लो या फिल्म कह लो, वो रख दी, ठीक है, जिसकी थिकनेस T है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n डैश है। मैंने n डैश इसलिए लिखा है क्योंकि वो हमें n उसमें भी यूज करना पड़ता है ना, ब्राइट फ्रिंजेस में n इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये कहीं उसके साथ मिक्स ना हो जाए। तो बच्चों वैसे तो हम क्या करते हैं कि इस फिल्म को साथ में चिपकाई देते हैं S1 के साथ, है ना? एक्सपेरिमेंटली सोचो, ऐसे हवा में लटकाना ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए, तो हम क्या कर देंगे, उसको बस S1 के साथ चिपकाई देंगे। तो
वो बस मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया अलग, ठीक है। तो इसकी थिकनेस हम बहुत कम रखते हैं। तो अब बच्चों इस केस में क्या फर्क पड़ गया कि S1 से जो लाइट रेज आ रही हैं या जो वेव्स आ रही हैं, अब वो कुछ पोर्शन तो नॉर्मल एयर में ट्रैवल कर रही हैं और कुछ पोर्शन जो है वो एन डैश मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, है ना। तो ये बच्चों मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, समझ लो, बाकी अपना काम फॉर्मूला से चल जाएगा। तो बस करना क्या है, हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिखनी है। अब बच्चों L1, एक हम ये याद रखें कि जो नॉर्मल पाथ डिफरेंस था, है ना, सिंपल S2P माइनस S1P, वो तो dy/d था ही, है ना, अगर ये कोई फिल्म वगैरह का चक्कर ना होता। तो अब हम लिखते हैं L1 मतलब S1 से P तक ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब इसको हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं कि भाई टोटल लेंथ थी S1P, अब उसमें से T लेंथ जो है वो तो ट्रैवल हो रही है एन डैश के अंदर, और जो बाकी लेंथ है वो ट्रैवल हो रही है वन मीडियम में, एयर में। तो क्या मुझे निकालना है L2 माइनस L1 फाइनली। तो क्या मैं, देखो L2 तो सीधा ही है, वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो S2P इंटू 1 ही हो गया, है ना, क्योंकि वहां तो एयर ही थी। अब L1 कैसे लिखा जाएगा, S1P माइनस T इंटू 1 प्लस T इंटू एन डैश। देखो इसको ध्यान से, L1 L2 समझ आ रहे हैं। तो बच्चों वो फिल्म की थिकनेस बहुत कम होती है, इसलिए यू नीड नॉट वरी कि, मतलब एक माइंड में ये डाउट आ सकता था कि जो थिकनेस है वो तो हॉरिजॉन्टल है, जो वेव ट्रैवल कर रही है वो टेढ़ा कर रही है, तो हम परपेंडिकुलर लें या हाइपोटेन्यूज लें, है ना। ये हो सकती थी ना कंफ्यूजन बच्चों यहाँ पे। बट वो है ही इतना छोटा सा, इतने पतली है फिल्म कि वो जो डिस्टेंस, जो डिफरेंस आएगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए इसको थिन फिल्म मानते हैं हम। राइट, तो समझ आ रहा है हमने क्या किया, बस एक के आगे फिल्म रख दी, दूसरा एज इट इज रखा है, तो उसके बेसिस पे हमने ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिख दी। तो नाउ वी कैन राइट डेल्टा L2 माइनस L1, वो क्या बन गया, S2P माइनस S1P माइनस T इंटू एन डैश माइनस 1, बस ऊपर वाली दोनों टर्म्स को सब ट्रैक कर दिया। अब S2P माइनस S1P क्या था, वो तो सीधा सीधा dy/d था, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। देखो बच्चों इसको ध्यान से, एनी डाउट प्लीज आस्क। तो बस अब भाई ब्राइट फ्रिंज के लिए पहले क्या कंडीशन थी, डेल्टा x इक्वल टू एन लैम्डा, अब क्या बन जाएगी, डेल्टा L इक्वल टू एन लैम्डा।
तो ये क्या बन गया, dy by d minus t into n dash minus 1 is equal to n lambda, और यहां से y क्या बन गया, n lambda d by d plus d by d into t into n dash minus 1. प्लीज डोंट कंफ्यूज n एंड n dash. n क्या था बच्चों, वो तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज था, है ना, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, एटसेट्रा. n dash जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इस एक्सप्रेशन से बच्चों हमें क्या पता चल रहा है, जो y था पहले क्या आया था, सिंपली n लैम्डा d by d आया था. अब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई, d by d इंटू t इंटू n डैश माइनस 1. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, क्या चेंज आया हमारे सेटअप में, मतलब जो स्क्रीन पे नजर आएगा. इसका मतलब सारे के सारे जो फ्रिंजेस हैं बच्चों, देखो जो राइट साइड वाली टर्म है बच्चों, d by d इंटू टी इंटू एन डैश माइनस 1, वो तो एक कांस्टेंट टर्म है. तो होगा क्या बच्चों, सारे के सारे पैटर्न जो हैं वो इस कांस्टेंट अमाउंट से शिफ्ट कर जाएंगे. ठीक है, मतलब मान लो ये राइट साइड वाली जो टर्म है, लेटस से ये 2 mm आ गई, तो बेसिकली क्या होगा, जो भी स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनना था वो सारे का सारा 2 mm से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. ये बात बच्चों समझ आ रही है. तो ये हमें बच्चों याद रखना है कि होल पैटर्न गेट्स, हम ये नहीं याद रखेंगे बच्चों कि ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, हम ये याद रखेंगे कि वो उस तरफ को शिफ्ट करेगा जिस तरफ हमने स्लैब रखी है. अगर आपने स्लैब ऊपर की तरफ रखी थी, ऊपर वाले स्लिट के आगे रखी थी, तो पैटर्न ऊपर शिफ्ट करेगा. अगर स्लैब आपने नीचे वाली स्लिट के आगे रखी होती तो सारे का सारा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट करता. ठीक है, तो मेन जो बात याद रखनी है वो ये है कि भाई शिफ्ट कितना हो रहा है. यस, ये शिफ्ट जो है वो स्लैब के कारण आ रही है. ये बच्चों इस फॉर्मूला से मुझे बाई चांस याद आया, अभी आपके सीनियर बैच में वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि टॉप 10 में रहता था जनरली, वो एक्चुअल एग्जाम में कुछ पता नहीं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, पता नहीं फ्रिंज विड्थ या कुछ, वो डी को मतलब उल्टा लिखाया, कैपिटल डी और स्मॉल डी को मिक्स कराया. अच्छा बताया था मैंने, ठीक है. यस ऑफ कोर्स, ये भी हो सकता है कि हम दोनों के आगे ही स्लैब्स रख दें, ऊपर वाले के आगे भी और नीचे वाले के आगे भी. तो क्या हो जाएगा कि फिर हम नेट शिफ्ट निकालेंगे कि डी बाई डी इंटू टी वन इंटू एन वन डैश माइनस 1 माइनस डी बाई डी इंटू टी टू इंटू एन टू डैश माइनस 1. तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ये जो टर्म है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है.
तो मतलब पॉजिटिव आ गई तो मतलब ऊपर की तरफ होगा शिफ्ट, नेगेटिव आ गई तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये शिफ्ट का एक्सप्रेशन बच्चों आपने याद रखना है। और फ्रिंज विड्थ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कुछ बड़ी स्लैब रखेंगे फिर तो वो जैसा मैं इससे पिछला क्वेश्चन किया था वैसा कुछ बन जाएगा। बच्चों ये भी हो सकता है कि आपने मतलब एक ही स्लिट के आगे दो फिल्म्स रख दी, ठीक है, तो फिर दोनों के लिए आप ये टर्म लिख दोगे, तो जितनी मर्जी फिल्म्स रख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें ना बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे मान लो जो आपका ओरिजिनल पैटर्न था वो ऐसा था, ये ब्राइट फ्रिंजेस आ गए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज नाउ एट द पोजीशन ऑफ द अर्लियर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज था वो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पे पहुंच गया, तो एन बताओ या थिकनेस बताओ। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, अगर ये यहां से यहां पहुंच गया ऐसे, तो शिफ्ट क्या हो गया, 2 बीटा हो गया है ना। तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर दोगे। अंडरस्टूड। ओके। तो अब बच्चों कुछ मिसलेनियस चेंजेस जो हम कर सकते हैं सेटअप में। बच्चों मान लो कि जो लाइट आ रही है, पहले हम ये मानते थे कि जो सोर्स है वो बिल्कुल सेंटर पे है ना, कि जो लाइट है वो दोनों स्लिट्स पे सिमेट्रिकली आ रही है। अब मान लो लाइट S1 S2 पे ऐसे पहले ही एक पैरेलल एंगल पे आ रही है, मतलब फाई एंगल पे आ रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अब टेक 2 मिनट्स एंड थिंक इस केस में क्या होना चाहिए, हाउ शुड वी प्रोसीड।
मतलब S1 S2 के आगे क्या होता है वो तो हमें निकालना आता ही है ना? ये इस तरह से बीम आ रही है तो क्या S1 S2 से पहले कोई चक्कर पड़ेगा? तो बच्चों हम क्या करेंगे? सी बेसिकली तो हम ऐसे 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनका सेम फेज़ हो, है ना? फिर उसके बाद हम फेज़ डिफरेंस निकालना तो हमें आता ही है। अब ऐसे 2 पॉइंट्स कौन से होंगे जिनका फेज़ सेम होगा? क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है इस चैप्टर में? फेज़ सेम कैसे पॉइंट्स का होता है? बताओ बच्चों। वेव फ्रंट, है ना? वेव फ्रंट बेसिकली वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट का फेज़ सेम होता है। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे वेव फ्रंट बना देंगे एक S2 से। तो अगर मैं इस वेव फ्रंट के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लूं A एंड B, तो इनका फेज़ जो है वो सेम होगा, ठीक है? तो अब हम बस A और B से फेज़ डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अब तरीका वही है सारा। तो नीचे वाली वेव के कंपैरिजन में ऊपर वाली वेव ने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया? BC ट्रैवल कर लिया। उसके आगे जो है वो तो हमें पता ही है ना? तो ऊपर वाली वेव का क्या डिस्टेंस हो गया? BC प्लस CP या S1P, है ना? और नीचे वाली वेव का हो गया AP सिंपली। करेक्ट? तो अब पाथ डिफरेंस कितना बन गया? AP माइनस BC माइनस CP। अगेन AP माइनस CP तो हमें लिखना आता ही है सीधा सीधा, वो तो dy/d ही है। और BC आप देख सकते हो बच्चों, ये ट्राइंगल ABC से BC आ गया इक्वल टू D sin 5। तो इस केस में क्या हो गया बच्चों फिर आंसर?
तो अगेन मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर डेल्टा एक्स को n लैम्डा पुट करता हूँ, तो व्हाट डू आई गेट? y इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी। नहीं, मैंने गलत लिख दिया कुछ ना। इसको जब हम ऊपर वाली टर्म को n लैम्डा से इक्वेट करेंगे, ये आ गया। ये समझ आया बच्चों? इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, कि इस केस में क्या होगा? कि सारा पैटर्न कैपिटल डी साइन फाई से शिफ्ट कर जाएगा। हाँ बच्चों, समझ आया ये? ध्यान रखना बच्चों, ऊपर ऊपर स्मॉल डी साइन फाई है, बाद में वो कैपिटल डी साइन फाई बन गया। जो शिफ्ट है वो कैपिटल डी साइन फाई है। अंडरस्टूड एवरीवन? इसमें कोई भी डाउट प्लीज आस्क, फिर अगले पार्ट पे चलते हैं। नहीं नहीं, मतलब ऐसा करके हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हम तो सिर्फ मतलब बस पढ़ रहे हैं कि क्या वेरी करके क्या चेंज आता है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया है, एक सेटअप में हर तरीके के चेंजेस करके देख लिया ना कि क्या क्या हो सकता है। लाइट चेंज कर दी, मीडियम चेंज कर दिया, इंसिडेंट लाइट का एंगल चेंज कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें जैसे हमने ग्लास लैब पढ़ा था इससे पहले, हम्म। उसमें तो आपने बोल दिया था कि मतलब जिस साइड ग्लास लैब है उस साइड मान लो कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। हम्म। इसमें हम देख के बता सकते हैं ताकि मतलब रीचेक करने के लिए कि सही निकाला है या नहीं।
हाँ, इसमें सीधा ही है, जिधर मतलब जैसे ये रे ऊपर की तरफ है हाँ जी। तो ऊपर को शिफ्ट हो गया। मान लो यही रे नीचे की तरफ आ रही होती। ठीक। हमें वेव फ्रंट से इसलिए ड्राइव करना पड़ा क्योंकि वेव फ्रंट से हमारे को 2 पॉइंट्स ऐसे मिल गए ना जिनका फेस सेम है। तो हमने उसके फर्दर देख लिया कि कि ए से पी तक और बी से पी तक जाने में कितना फेस चेंज आया। ए और बी पे तो फेस सेम ही था। ओके, तो अब बच्चों वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन बच्चों जो सेटअप है इट इज सिमिलर टू YDSE। ठीक है, कैपिटल डी है, राइट साइड पे स्क्रीन है, हमने एक पॉइंट P ले लिया। जो डिफरेंस है बच्चों वो ये है कि YDSE में हम लेफ्ट साइड पे ऐसे 2 स्लिट्स दिखाते होते थे, राइट, जिनके बीच में सेपरेशन हम स्मॉल d दिखाते थे। तो हमने क्या किया कि ये जो बीच वाला पोर्शन था इसको उड़ा दिया। मतलब YDSE में 2 पतले स्लिट्स होते थे जिनके बीच में सेपरेशन स्मॉल d कहते थे हम। डिफ्रैक्शन में एक मोटा स्लिट होता है जिसकी विड्थ d है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? मतलब एक्सपेरिमेंटली दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन YDSE एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब बच्चों YDSE जो पूरी थ्योरी थी वो बनी किस पे बेस थी कि भाई जो पॉइंट सोर्सेज हैं वो बिहेव लाइक, मतलब जो एवरी पॉइंट बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट, राइट। तो हमने YDSE में भी यही कहा कि S1 पे एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया, S2 पे दूसरा सोर्स ऑफ लाइट हो गया और हमने उनकी आपस में इंटरफेरेंस करवा दी। तो अब क्या होगा बच्चों कि यहां पर क्योंकि हमने एक मोटी स्लिट ले ली तो इस मोटी स्लिट के अंदर ही बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट बन जाएंगे, करेक्ट। और इन सबसे हर पॉइंट पे लाइट जा रही होगी। तो मतलब अब पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी आएगी वो 2 सोर्सेस के इंटरफेरेंस के कारण नहीं आएगी, अब वो इनफाइनाइट सोर्सेस की इंटरफेरेंस के कारण आएगी। अंडरस्टूड? तो ये फंडामेंटल चेंजेस हो गए कि सिंगल थिक स्लिट ली हमने और उस कारण से जो P पर वेव्स पहुंचेंगी वो इनफाइनाइट पॉइंट सोर्सेस के कारण पहुंचेंगी। ठीक है, तो बच्चों अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा पॉइंट P कहां पे है, हमें मतलब इन सारे सोर्सेस के कारण अलग अलग पाथ डिफरेंसेस बनेंगे। और
अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ इंटेंसिटी बनेगी, राइट? तो व्हाट वी कैन से इज कि जो रिजल्टिंग पैटर्न एट P बनेगा दैट विल बी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ इनफाइनाइट सोर्सेस कंपेयर टू 2 इन YDSC। तो फंडामेंटली तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि YDSC में 2 सोर्सेस की इंटरफेरेंस हो रही है, डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट सोर्सेस की इंटरफेरेंस हो रही है। तो डिफ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ इंटरफेरेंस ओनली, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना हो गया कि डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट सोर्सेस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आती है? तो अब बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज इनफाइनाइट हो जाते हैं, यहाँ पे जो मैथ्स है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, राइट? कि अब इनफाइनाइट सोर्सेज के कारण पाथ डिफरेंसेस को कैसे लिखा जाए। तो इसमें फेजर्स एक्सेट्रा यूज होते हैं बच्चों, उससे निकलता है। एंड इंटरेस्टिंगली जो रिजल्ट निकल के आ जाता है वो रिजल्ट्स बच्चों YDSC के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो यहां पर बच्चों जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन एक्सट्रीम सोर्सेस, ये तो वही d sin थीटा ही हो गया, है ना? अगर मैं बिल्कुल कोने वाले ले लूं वो तो ज्योमेट्री से ही आएगा। तो इस केस में इट टर्न्स आउट कि जब हम अपनी मैथ्स अप्लाई करते हैं की कंडीशन आ जाती है कि फॉर डार्क फ्रिंजेस डेल्टा x इक्वल टू d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। प्लीज बहुत ध्यान रखना, आप देख सकते हो कि ये YDSC की एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन आ गई। जो YDSC में ब्राइट फ्रिंजेस के लिए थी, डिफ्रैक्शन में वो डार्क फ्रिंजेस के लिए आ गई। मतलब ये मतलब कोई ऐसा कोई फिजिकल कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ये प्योरली मतलब मैथ से ऐसा आ गया निकल के। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये समझा दो एक बार। क्या चीज? हमने बोला कि मैथ से ऐसा निकल के आ गया, हम्म बट अगर हम एक बार लॉजिकली सोचें, हम्म सेंटर पे तो बनना ही मैक्सिमा चाहिए ना, क्योंकि दो कहीं भी आप छोटे से पॉइंट सोर्सेज ऊपर नीचे ले लो, उनका पार्ट डिफरेंस 0 होगा। हाँ हाँ, सेंटर में तो मैक्सिमम ही बनेगा। मैंने तो अभी डार्क फ्रिंज की कंडीशन लिखी है, ब्राइट की तो लिखी ही नहीं। एन लैम्डा लिखा था ना, तो मेरे को लगा सेंटर पे भी। हाँ, ठीक। ना ना, एन जो है ये 1 2 3 से शुरू होता है। ये बच्चों एन 0 से नहीं शुरू होता, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो जो बच्चों जैसे अभी बात हो रही थी, आप ये सोच सकते हो कि सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज ही बनना चाहिए, क्योंकि सेंटर पे तो अगर हम पेयर्स लें सोर्सेस के तो उन सब में मतलब पाथ डिफरेंस 0 होता जाएगा, एक ऊपर एक नीचे लेते जाओ, है ना? तो बच्चों आप देखो, ये आ गई डार्क फ्रिंज की कंडीशन, तो सही हो गया ना? YDSC में भी डार्क फ्रिंज में मतलब n 0 नहीं होता था, 1 से ही शुरू होता था। यहाँ पे भी n 1 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है,
अब बच्चों दूसरे चेंज के लिए, मतलब मैंने अभी जान के लिखा नहीं है ब्राइट फ्रिंज वाला, ये बच्चों सारे एक्सपेरिमेंट में ये जरूरी है कि हम साथ साथ में ये समझते जाए कि इसके YDSC के साथ क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम एक बार के लिए YDSC पे जाएं, तो सेंटर पे जैसे मैं आपको कह रहा था कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा, तो अब बच्चों अगर हम YDSC पे एक बार जाएं और हम ग्राफ बनाएं बिटवीन इंटेंसिटी एंड Y कोऑर्डिनेट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है कि सेंटर पे जो इंटेंसिटी होती है वो 4i होती है ना, जो मैक्सिमम होती है। और उसके बाद अगर और कोई भी हम ब्राइट फ्रिंज बनाते हैं, उन सब की भी इंटेंसिटी 4i ही होती है, राइट। और ये आप देख सकते हो कि ये जो मैंने लिखे हैं लैम्डा डी बाई टू डी, 3 लैम्डा डी बाई टू डी, ये क्या हो गए, ये डार्क फ्रिंजेस हो गए, जो स्क्रीन के ऊपर भी बनेंगे और स्क्रीन के नीचे भी बनेंगे। ये ग्राफ बच्चों इस टाइप का क्यों बन रहा है, बिकॉज आपको ख्याल होगा जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है उसमें cos थीटा आता है, I प्लस 2i cos डेल्टा फाई, तो इसलिए ये cos टाइप ही कर्व बन रही है। तो आप देख सकते हो कि ब्राइट फ्रिंजेस पे इंटेंसिटी 4i है, डार्क फ्रिंजेस पे इंटेंसिटी 0 है। सेंटर पे ब्राइट बन गया। अगर हम अगले पॉइंट्स लिखेंगे जहां पे ब्राइट बन रही है, तो ये आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी, ये आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। अब बच्चों अगर हम यही सेम ग्राफ बनाएं फॉर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के केस में इट टर्न्स आउट, देखो अभी तक जो हमें पता चल गया ऊपर से कि एक तो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज है, ये YDSC विद अप्रोक्सीमेशन है जो मैंने ग्राफ बनाया। तो अगर हम बच्चों डिफ्रैक्शन में देखें तो हमें क्या समझ आ गया है कि एक तो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज है और दूसरा हमें डार्क फ्रिंजेस के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन, ठीक है। तो उस केस में बच्चों जो ग्राफ बनता है डिफ्रैक्शन के केस में वो इस टाइप का बनता है। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन उस ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आई है, 4i नहीं है, आई ही है, ठीक है। उसके बाद लैम्डा डी बाई डी पे डार्क फ्रिंज आ गया, अगला डार्क फ्रिंज आ गया 2 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन, ठीक है। फिर अगर हम ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें,
पहला ब्राइट फ्रिंज तो हम देख सकते हैं कि सेंटर पे आया, वो तो सेंट्रल है ही। उसके बाद जो अगला आया है, ये कहाँ आ गया, 3 लैम्डा डी बाय 2d पे। ये बच्चों जो ग्राफ होता है, मतलब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मतलब यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर दिस, वैसे लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी का कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, सम कांस्टेंट k इंटू आई इंटू साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर। मतलब वो सारी मैथ्स अप्लाई करके ये वाला बनता है, उसके बेसिस पे ये नीचे वाला ग्राफ बनता है। एक बच्चों आप एक इंपॉर्टेंट चीज ये देख सकते हो कि जो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। तो एज आई वाज टेलिंग यू कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। और आप ये देख सकते हो बच्चों, अब ये दोनों ग्राफ्स ही आपके सामने हैं कि कि YDSC में जो पॉइंट्स, सेंटर तो दोनों पे ही ब्राइट है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा YDSC में जहां जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस थे, डिफ्रैक्शन में वहां वहां पे डार्क फ्रिंजेस हैं, ऑपोजिट है। बच्चों ये समझ आ रहा है सबको? तो मतलब ये जो चेंज आया है वो इसीलिए आया है कि भाई नीचे वाले केस में इनफाइनाइट सोर्सेस की इंटरफेरेंस है, ठीक है। एग्जैक्टली यही चेंज क्यों आया वो नहीं हम कमेंट कर सकते, वो तो मतलब मैथमेटिकली ऐसा हो गया कि ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया जिस कारण से ऐसा आ गया। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड कि YDSC और डिफ्रैक्शन में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक है कि सेंटर पे दोनों पे ही ब्राइट फ्रिंज बन रही है, राइट। आदित्य अभी आएगा, वो वेट फॉर 5 मिनट्स। तो व्हाट ऑल वी कैन राइट फ्रॉम हेयर, एक बच्चों और डिफरेंस आप देख सकते हो, YDSC में जो सेंट्रल रीजन है जहां पे ब्राइट लाइट है, मतलब जो बैंड बन रहा है, वो कितनी विड्थ का बन रहा है? YDSC में जो सेंट्रल रीजन है जहां पे लाइट है, वो कितनी विड्थ का है? लैम्डा डी बाई डी, है ना। और डिफ्रैक्शन में आप देखो, जो सेंट्रल रीजन है जहां तक लाइट है वो डबल है, राइट। तो ये हम लिखते हैं। तो एक तो बच्चों ये हो गया कि जो डार्क फ्रिंज है वो हो गया n लैम्डा डी बाई डी,
ये तो हमने ऊपर भी लिखा, जहां n हो गया 1 2 3। बच्चों इस ग्राफ को ध्यान से देख के मुझे बताओ, ब्राइट फ्रिंज के लिए मैं क्या लिखूं? इस ग्राफ को देखो, YDSC के एक्सप्रेशंस को देखो, और उससे मुझे बताओ कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज के एक्सप्रेशन को क्या लिखूं मैं? YDSC में जो ब्राइट फ्रिंजेस थे वो हम n लैम्डा d/d लिखते थे, है ना? डिफ्रैक्शन में क्या लिखें? ध्यान से ग्राफ को देख के बताओ। हाँ आदित्य, ठीक है। तो यहां पे हम बच्चों ब्राइट फ्रिंज को लिखेंगे एज n प्लस हाफ लैम्डा d/d, ठीक है? मतलब हमें पता है अलग से कि सेंटर पे तो है ही है, वो इस एक्सप्रेशन से नहीं पता चल रहा। उसके अलावा जो जितने ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो n प्लस हाफ लैम्डा d/d से आएंगे। तो ब्राइट और डार्क दोनों में ही n जो है वो 1 से शुरू हो रहा है। बच्चों ध्यान से देख के मुझे बताओ ऐसा क्यों है कि यहाँ पे मैंने n प्लस हाफ लिखा है, वेराज YDSC में हमने n माइनस हाफ यूज किया था। देखो भाई सारे और बताओ मुझे। तो आप देख सकते हो बच्चों डिफ्रैक्शन में लैम्डा d/2d पे कुछ नहीं है ना? YDSC में लैम्डा d/2d पे डार्क फ्रिंज था, लेकिन डिफ्रैक्शन में लैम्डा d/2d पर कुछ नहीं है, ठीक है? इसलिए हमें यहाँ पे n प्लस हाफ लेना पड़ा। तो अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस थी, हम n माइनस हाफ भी लिख सकते थे, बट फिर हमें ये कहना पड़ता कि n को 1 से नहीं, उससे अगले से शुरू करो, 2 से शुरू करो। बच्चों ये बात समझ आ रही है? और ये चाहिए भाई मुझे। YDSC में आप देखो कि लैम्डा d/2d पर डार्क फ्रिंज था, लेकिन डिफ्रैक्शन पे आप देखो कि जो पहला ब्राइट फ्रिंज आ रहा है सेंटर के बाद, वो लैम्डा d/2d पे नहीं आ रहा, वो 3 लैम्डा d/2d पे आ रहा है, ठीक है ना? तो इसको कवर करने के लिए हमने कहा कि आप n माइनस हाफ की जगह n प्लस हाफ बना दो एक्सप्रेशन,
ताकि इसके अंदर जब हम n को 1 डालेंगे तो सीधा ही हमारा 3 लैम्डा d बाय 2d बन जाए। ठीक है? तो अब हम क्या-क्या पॉइंट्स नोट कर सकते हैं बच्चों, देखो। तो बच्चों एक बात आप फंडामेंटली समझो, डिफ्रैक्शन में हो क्या रहा है और किस तरीके से वो वेव नेचर ऑफ लाइट को डिपिक्ट कर रहा है। मान लो हम लाइट की सिंपल रे नेचर की बात करते, ठीक है? रे नेचर के हिसाब से तो ये बनता कि अगर आप बेसिकली सेटअप है क्या बच्चों? एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो बस यही है ना कि आपने ऐसे एक कुछ होल सा ले लिया और पीछे एक स्क्रीन ले लिया। तो रे नेचर के हिसाब से तो बच्चों ये बनता कि अगर आप ऐसे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हो, तो रे नेचर के हिसाब से तो क्या हो जाना चाहिए था? बस ये लाइट ऐसी जानी चाहिए थी और आपको स्क्रीन के सिर्फ जो बिल्कुल बीच वाला रीजन है वहीं पे लाइट मिलनी चाहिए थी और कहीं बिल्कुल कोई लाइट नहीं मिलनी चाहिए। इज़न्ट इट? बट असली में क्या देखा गया कि अगर हम सूटेबल डिस्टेंसेस लेते हैं कि भाई लाइट ऐसे नहीं जा रही, लाइट इस पूरे रीजन में हर जगह फैल रही है। तो इन अ वे इसको हम लेमैन टर्म्स में, जिसको इंटरफेरेंस और ये सारा कुछ ना समझ आए, हम क्या कह देते हैं कि एक तरीके से क्या हो गया भाई कि जो लाइट थी वो ऐसे कॉर्नर से बेंड हो गई, राइट? मतलब दिस इज इन लेमैन टर्म्स। ऑब्वियसली टेक्निकली तो हमें समझ आ गया कि अब क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे पॉइंट सोर्सेस की तरह बिहेव कर रहे हैं जो उनकी लाइट को हर तरफ भेज रहे हैं और उनके बीच में इंटरफेरेंस हो रही है। बट इन लेमैन टर्म्स हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई हाँ लाइट कॉर्नर से बेंड हो रही है। okay? तो ये हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि डिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर्स। राइट? दूसरा हो गया कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी या बैंड था, उसकी विड्थ हम देख सकते हैं डिफ्रैक्शन में कि दैट इज 2 लैम्डा डी बाई डी। तो बच्चा आप ये देख सकते हो कि डिफ्रैक्शन क्या कह रहा है कि यस मेजॉरिटी लाइट तो अब भी वहीं पे आगे ही सेंटर पे ही जा रही होगी, है ना? जो आप देख सकते हो कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, बट कुछ लाइट फैल रही है जो दूर जा रही है, बट वो कम इंटेंसिटी की है। ये बच्चों ये ना मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा। डिफ्रैक्शन तो बहुत इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है, कोई भी लेजर बीम से या कोई टॉर्च वगैरह से भी हमें देखने को मिल सकती है। तो कॉर्नर मतलब वो तो बस आप मतलब घर पे ट्राई कर सकते हो कि जैसे टॉर्च जो होती है, टॉर्च को दीवार के बिल्कुल पास ले जाओ एंड पैटर्न ऑब्जर्व करना, तो आपको ऐसा दिखेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। टॉर्च हो गई या वो छोटे बच्चों का एक वो टॉय सा आता है, वो घड़ी सी होती है, घड़ी के अंदर बटन दबाओ तो वो प्रोजेक्ट हो जाता है दीवार पे।
उससे भी ट्राई कर सकते हो। टेक इट वेरी क्लोज टू द वॉल, आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन बच्चों, कॉर्नर की कोई एज सच इंपॉर्टेंस नहीं थी। जैसे मैंने पहले बोला, ये तो सिर्फ लेमैन टर्म्स में है कहने को कि भाई लाइट जो जा रही थी वो ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे बेंड हो गई, इसलिए वो फैल गई स्क्रीन पे। ठीक है, तो सेंटर पे जो इंटेंसिटी है वो आई है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, एंड नॉट 4i लाइक इन YDSC। राइट, और ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कम होती जाती है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं। हाँ जी बच्चों, ये समझ आ गया सबको? ओके, तो ये बच्चों दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें बच्चों क्या होता है, बोर्ड्स में तो मोस्टली जो वो पूछते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि डिफरेंसेस बता दो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में, YDSC और डिफ्रैक्शन के बीच में। तो वो ऑटोमेटिकली उसने दोनों ही कवर कर दिए। ठीक है, बाकी डिफ्रैक्शन में कोई एज सच वेरिएशंस एटसेट्रा का क्वेश्चन नहीं होता। मतलब इसमें हमें ये स्टैंडर्ड केस ही करना होता है। ठीक है, थोड़े से और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, मतलब जो कि सॉर्ट ऑफ बॉर्डर लाइन पे हैं सिलेबस के, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। बाकी आप इसका पार्ट ई भी अब कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पक्का से आपने बच्चों टिल पार्ट ई करना है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, ओके बच्चों, बाय।